Good morning students. Today I am going to start subject science class 6 chapter 2 sorting materials into groups. तो इस वीडियो का हम पार्ट 2 यहाँ स्टार्ट करेंगे. अगर आप सबको स्टार्टिंग से चैप्टर समझना है तो आप इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट चेक कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं. आइए बच्चों, हम लोगों ने क्या किया था प्रीवियस वीडियो में, मटेरियल्स को ग्रुप्स में डाला था बेसिस पे. किस बेसिस पे? उनकी शेप्स के हिसाब से और वो किस वस्तु से बने होते हैं उसके हिसाब से. आज हम पढ़ते हैं मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में. हमने अपीयरेंस को पढ़ लिया था. मटेरियल्स अपीयरेंस मतलब वो दिखावट में किस प्रकार के होते हैं और उनको उसके हिसाब से हमने ग्रुप में डाला था. आज हम पढ़ेंगे हार्डनेस के बारे में कि वस्तुओं की कठोरता के बारे में. कौन चीज़ कितनी कठोर है तो उसे किस ग्रुप में हम डालेंगे और कौन सी चीज़ कितनी सॉफ्ट है उसे किस ग्रुप में डालते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. When you press different materials with your hands, some of them may be hard to compress while others can be easily compressed. कहते हैं जब आप अलग अलग वस्तुओं को दबाते हैं, प्रेस करते हैं अपने हाथों से, तो आपको प्रतीत होता है कुछ वस्तुओं को डिफ़िकल्टी होती है दबाने के लिए और कुछ वस्तुएं आसानी से दबाई जा सकती हैं. टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट द सरफेस ऑफ पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम, अ पीस ऑफ स्टोन, अ नेल, कैंडल, चॉक और एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट. अब आपको देखिए क्या करना है. एक धातु की चाबी लेनी है और आपको क्या करना है, उससे कुछ वस्तुओं को स्क्रैच करना है, मतलब कि उस पर खरोंच लानी है. जैसे कि लकड़ी को आप कर सकते हैं, एल्यूमिनियम पे कर सकते हैं, पत्थर पे कर सकते हैं, कैंडल पे कर सकते हैं, चॉक पे कर सकते हैं और बाकी वस्तुओं पे भी ट्राई कर सकते हैं. यू कैन ईजिली स्क्रैच सम मटेरियल्स. तो आप देखेंगे आप कुछ वस्तुओं को आसानी से स्क्रैच कर पाएंगे, उन पर खरोंच ला पाएंगे. वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच सो ईजिली. जबकि कुछ वस्तुएं जो हैं आसानी से जो उन पर स्क्रैच नहीं पड़ती है. मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट. तो वो वस्तुएं, वो पदार्थ जिनको आसानी से दबाया जा सकता है और जिन पे स्क्रैच करी जा सकती है तो उनको हम सॉफ्ट मटेरियल्स में डालते हैं. और वो मटेरियल्स विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस, जिसे दबाने में मुसीबत होती है, हमें प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें हम हार्ड की कैटेगरी में डालते हैं. फॉर एग्जाम्पल उदाहरण दिया है यहाँ पे, कॉटन और स्पंज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड. कॉटन और जो स्पंज होती है वो सॉफ्ट होती है, जबकि जो लोहा होता है वो हार्ड की कैटेगरी में आता है. In appearance, materials can have different properties like luster, hardness, be rough और smooth. तो दिखावट के हिसाब से हम लोगों ने मटेरियल्स को डाला है अलग अलग गुणों के आधार पर, जैसे कि चमक के आधार पर, उनके सख्तपन के हिसाब से, जैसे कि रफ है कोई चीज़ स्मूथ है, उसके हिसाब से हमने मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुपिंग की है. कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मटेरियल. क्या आप कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में सोच सकते हैं जिससे हम मटेरियल्स की दिखावट के हिसाब से उनको ग्रुपिंग कर सकते हैं. हमने हार्डनेस और अपीयरेंस के बारे में पढ़ा है. आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल. सॉल्युबल का मतलब घुलनशील और इनसॉल्युबल का मतलब अघुलनशील. कलेक्ट सैंपल्स ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस सच एज शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सॉडस्ट. आपको क्या करना है, थोड़े सैंपल लेने हैं कुछ सॉलिड चीज़ों के, जैसे कि आप शुगर ले सकते हैं, नमक ले सकते हैं, चॉक पाउडर ले सकते हैं, रेत ले सकते हैं. टेक 5 ग्लासेस और 5 बीकर्स. आपको क्या लेने हैं, 5 ग्लास लेने हैं या फिर आप 5 बीकर ले सकते हैं. फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विद वाटर. आपको क्या करना है, सभी में कम से कम 2/3 जो है पानी भरना है. एड अ स्मॉल अमाउंट स्पूनफुल ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास. आपको पहले ग्लास में 1 चम्मच भर चीनी डालनी है. सॉल्ट टू द सेकेंड, दूसरे बर्तन में आपको, दूसरे ग्लास में आपको 1 चम्मच नमक डालना है. एंड सिमिलरली एड स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंसेस इनटू द अदर ग्लासेस. इसी तरीके से आपने जो भी चीज़ें ली थी, जैसे कि आपने चॉक पाउडर लिया था, रेत लिया था, आपको बाकी ग्लासेस, बचे हुए ग्लासेस में उन सबको 1-1 चम्मच करके डाल देना है. स्टर द कंटेंट्स ऑफ ईच ऑफ देम विद स्पून. अब आपको क्या करना है, सभी को चम्मच से हिलाना है. वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स. आपको थोड़ी देर तक इंतज़ार करना है. ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द सब्सटेंसेस एडेड टू द वाटर. अब आपको हर एक ग्लास में या हर एक जो आपने बीकर लिया है उन्हें चेक करना है कि उनमें क्या हुआ है. नोट योर ऑब्जर्वेशन एज शोन इज टेबल 2.3. तो आपको अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन यहाँ पे करना है. तो देखिए जैसे यहाँ पे 2.3 में शो किया गया है, सॉल्ट जो होता है वो डिसअपीयर कम्प्लीटली इन वाटर. जब आप नमक को पानी के अंदर घोलते हैं तो वो पूरे तरीके से गायब हो जाता है, मतलब उसके अंदर घुल जाता है. यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंसेस हैव
completely disappeared or dissolved in water। तो जब आप देखेंगे अपने बर्तनों को तो आप नोट डाउन करेंगे कि कुछ वस्तुएं जो हैं completely गायब हो चुकी हैं पानी में, जिसको हम कह सकते हैं कि वो घुल चुकी हैं। We can say that these substances are soluble in water. Other substances do not mix with water and do not disappear even after we stir for long time। कहता है कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जो कि पानी के अंदर मिक्स नहीं हुए हैं और ना ही वो गायब हुए हैं, चाहे हमने उनको कितने भी समय तक हम उसको चम्मच से हिला ले, स्टिर कर सकते हैं। These substances are insoluble in water। वो पदार्थ जो है पानी के अंदर नहीं घुलेंगे, उन्हें हम अघुलनशील पदार्थ कहेंगे। वाटर प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। पानी जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। बिकॉज इट कैन डिजॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेज, क्योंकि इससे ये क्या करता है, पानी जो है बहुत सारे सब्सटेंसेज जो भी हम बॉडी में लेते हैं, खाते हैं, उन सबको जो है डिजॉल्व कर लेता है, उनको घोल देता है। डू लिक्विड्स ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर। कहता है जो लिक्विड्स होते हैं, हमने सॉलिड के बारे में तो पढ़ लिया, कहता है क्या लिक्विड भी लिक्विड्स में मतलब पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। एक्टिविटी 5 देखते हैं। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड। अब इसने हमें बोला है कि आपको सिरका लेना है, लेमन जूस लेना है, मस्टर्ड सरसों का तेल लेना है, कोकोनट ऑयल लेना है, केरोसिन मिट्टी का तेल लेना है और बाकी कोई भी आप लिक्विड ले सकते हैं। अब हम चेक करेंगे ना कि लिक्विड में डिजॉल्व होता है कि नहीं, उसके लिए ये एक्टिविटी दी गई है। टेक अ ग्लास टम्बलर। आपको एक ग्लास का बर्तन लेना है। फिल इट अप हाफ टू विद वाटर। आपको आधे में उसमें पानी भरना है। एंड अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ वन लिक्विड टू दिस। आपको क्या करना है, थोड़ी सी चम्मच जो है एक लिक्विड की उसमें डालनी है। एंड स्टिर इट वेल, और उसे घोलना है, चम्मच से चलाना है। लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट्स। आप उसको 5 मिनट ठहरने दें, वेट करिए। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सेज विद वाटर। अब आपको देखना है क्या वो लिक्विड पानी में मिक्स होगा कि नहीं। रिपीट द सेम विद अदर लिक्विड्स। इसी तरीके से बाकी जो लिक्विड्स आपने लिए हैं आप उन्हें भी ट्राई कर सकते हैं। एज मैनी डिफरेंट लिक्विड्स आर अवेलेबल टू यू, क्योंकि आपके पास बहुत सारे लिक्विड्स हमने लिए हैं। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.4। अब आपको अपनी ऑब्जर्वेशन लिखनी है टेबल 2.4 में। आप लोग घर पे एक्टिविटी ट्राई कर सकते हैं और इस तरीके से आप लोग बुक में नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे विनेगर को आप देखेंगे ये पानी के अंदर जो है पूरे तरीके से मिक्स हो जाएगा। ऐसे ही आपको लेमन जूस का ऑब्जर्व करना है, मस्टर्ड ऑयल का, कोकोनट ऑयल का और केरोसिन का, और अपनी ऑब्जर्वेशन को इस टेबल में नोट डाउन करना है। आइए आगे देखते हैं। वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्सड विद वाटर। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कुछ लिक्विड्स जो हैं पूरे तरीके से पानी में जो है मिक्स हो जाएंगे। सम अदर्स डू नॉट मिक्स विद वाटर। जबकि कुछ लिक्विड पानी के अंदर मिक्स नहीं होंगे। एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर व्हेन केप्ट असाइड फॉर सम टाइम। अब आप देखेंगे कुछ लिक्विड्स जो हैं अपनी एक अलग परत बना लेंगे पानी के अंदर जब हम उसको थोड़ी टाइम के लिए छोड़ देंगे। आगे देखिए बच्चों क्या लिखा है, सम गैसेज आर सॉल्युबल इन वाटर। तो इस तरीके से हमने लिक्विड्स के बारे में पढ़ लिया, सॉलिड्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं गैसेज के बारे में। कुछ गैसेज जो होती हैं वो भी पानी में घुलनशील होती हैं, वेयर एज अदर्स आर नॉट। और कुछ गैसें ऐसी होती है जो पानी में नहीं घुलती हैं। वाटर यूजुअली हैज स्मॉल अमाउंट ऑफ सम गैसेज डिजॉल्व इन इट। पानी जो होता है उसके अंदर नॉर्मली कुछ मात्राओं की गैस जो है उसके अंदर घुलनशील होती हैं, घुली हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। देखिए बच्चों, जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, वो सभी कैसे सर्वाइव करते हैं पानी में। तो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन जो होती है वो घुले हुए रूप में मौजूद होती है और उसी ऑक्सीजन की मदद से वो सब पानी के अंदर जिंदा रहते हैं। अब आगे टॉपिक को पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। जो वस्तुएं पानी के अंदर, कुछ वस्तुएं डूब जाती हैं और कुछ तैरती हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वाइल डूइंग एक्टिविटी 4, जब हमने एक्टिविटी 4 को किया था, यू माइट हैव नोटिस दैट द इनसॉल्युबल सॉलिड्स सेपरेट आउट फ्रॉम वाटर। जो सॉलिड पानी के अंदर नहीं घुले थे वो पानी से थोड़ा सा बाहर की तरफ निकले हुए हैं, मतलब अलग हो चुके हैं। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दिस विद सम लिक्विड्स ऑल्सो। तो आपने कुछ लिक्विड्स को भी देखा था, जैसे लिक्विड्स ने अलग परत बना ली थी पानी के अंदर, है ना। सम ऑफ दीज मटेरियल्स दैट डू नॉट मिक्स विद वाटर फ्लोटेड टू द सरफेस ऑफ वाटर। तो इस तरीके से कुछ पदार्थ जो पानी में मिक्स नहीं होते हैं वो पानी की सतह के ऊपर तैरने लग जाते हैं। अदर्स मे हैव संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर, राइट। क्या आपने देखा कुछ वस्तुएं जो हैं पानी के जो बर्तन में नीचे के तली पर जो है जाकर के ठहर गई, जाकर के जमा हो गई हैं, ऐसा आपने देखा।
Yes, we notice many examples of objects that float in water or sink. इसी तरीके से हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं वस्तुओं के, कुछ वस्तुएं पानी में तैरती हैं और कुछ डूब जाती हैं. Dried leaves fallen on the surface of the pond. जैसे आपने देखा होगा सूखी पत्तियां जो हैं तालाब में जो पानी होता है उसकी सतह पर तैरती हैं. A stone that you throw into this pond, आप जो पत्थर फेंकते हैं उस तालाब वो पत्थर जो है पानी में डूब जाता है. ड्रॉप्स ऑफ हनी दैट यू लेट फॉल इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर, जब आप हनी शहद की कोई बूंद जो है आप पानी में डालते हैं तो भी आप देखते हैं वो ऊपर जो है अलग से तैरने लग जाता है. व्हाट हैपन्स टू ऑल ऑफ दीज, इन सब चीज़ों को क्या हुआ, ये कुछ तैरी हैं और कुछ जो है डूब गई हैं. बूझो, यू लाइक टू गिव हिम फ्यू एग्जाम्पल्स ईच ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट विल फ्लोट एंड दैट सिंक इन वाटर. इस तरीके से आप लोग भी नोट डाउन कर सकते हैं, उन एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं. कुछ वस्तुएं तैरती हैं और कुछ वस्तुएं जो है डूब जाती हैं. इस तरीके से आप वस्तुओं को इनके हिसाब से भी ग्रुपिंग कर सकते हैं. व्हाट अबाउट टेस्टिंग दीज सम मटेरियल्स टू सी इफ दे फ्लोट और सिंक इन अदर लिक्विड्स लाइक ऑयल. इसी तरीके से पानी के अलावा आप बाकी चीज़ों में भी इन चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं कि क्या वो ऑयल के अंदर तैरती हैं या नहीं तैरती हैं. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ट्रांसपेरेंसी के बारे में. ट्रांसपेरेंसी किसे कहते हैं? यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक. आप सब बच्चों ने ज़रूर छुपन छुपाई का खेल खेला होगा. थिंक ऑफ सब प्लेसेस वेयर वुड यू लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स. आप जरूर ऐसी चीज़ों के बारे में, ऐसी जगहों के बारे में ढूंढते होंगे जहाँ पर आपको दूसरा व्यक्ति ना देख सके, ना ढूंढ सके. वाई डिड यू चूज दोज प्लेसेस. आप ऐसी चीज़ों, ऐसी वस्तुओं को क्यों ढूंढते हैं जहाँ पर आपको कोई ना देख सके. वुड यू ट्राई टू हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो. क्या कभी आपने ग्लास विंडो के पीछे छुपने की कोशिश करी? ऑब्वियसली नॉट, बिल्कुल नहीं किया होगा ऐसा, क्योंकि आपको पता है वहाँ से आपको कोई आसानी से स्पॉट कर सकता है, देख सकता है. कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल्स. क्या आप इसी प्रकार ग्लास की तरह सब चीज़ों में के आर पार देख सकते हैं? दोज सब्सटेंसेज और मटेरियल्स थ्रू विच द थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट. तो बच्चों, उन वस्तुओं के या उन पदार्थों के जिनके आर पार देखा जा सकता है, आप वस्तुओं को आर पार देख सकते हैं, उन्हें ट्रांसपेरेंट कहते हैं, जिसको हिंदी में पारदर्शित कहते हैं. ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स. तो यहाँ पे हमें उदाहरण दिए गए हैं. शॉपकीपर्स यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्किट्स, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल्स इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स ऑफ ग्लास और प्लास्टिक सो दैट बायर्स कैन ईजिली सी दिस आइटम्स. तो आपने देखा होगा दुकान पर जो ईटेबल्स, खाने के आइटम्स रखे होते हैं, जैसे कि बिस्किट्स होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, तो जो शॉपकीपर होता है उनको ग्लास के टम्बलर्स में रखता है या फिर प्लास्टिक के, ताकि खरीदने वाला इंसान उनको आसानी से पहचान सके और अपने हिसाब से उस चीज़ों को खरीद सके. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी. इसी तरीके से कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनके आर पार आप नहीं देख सकते हैं. तो वो वस्तुएं जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता है उन्हें ओपेक कहा जाता है. यू कैनॉट टेल व्हाट इज केप्ट इन अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स. इसी तरीके से जैसे लकड़ी के डब्बे के अंदर क्या रखा है वो आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि बाहर से आपको नहीं दिखाई देगा. कार्डबोर्ड बॉक्स, गत्ते का जो कार्टून होता है, पेटी होती है, उसमें भी आप नहीं देख सकते हैं. या किसी धातु से बना कोई भी बक्सा, कंटेनर होता है, उसमें भी आप आर पार नहीं देख सकते हैं. तो इस तरह की वस्तुओं को आप ओपेक सब्सटेंस कहते हैं. उदाहरण है वुड, कार्डबोर्ड और मेटल्स. डू यू फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल द मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी कंफ्यूजन एज आइदर ओपेक और ट्रांसपेरेंट. क्या आप बिना कंफ्यूजन के ओपेक और ट्रांसपेरेंट के हिसाब से वस्तुओं को ग्रुपिंग कर सकते हैं? एक्टिविटी नंबर 6 हम लोग देखते हैं. टेक अ शीट ऑफ पेपर. आपको क्या करना है, एक शीट लेनी है एंड लुक थ्रू इट टुवार्ड्स द लाइटेड बल्ब. आपको क्या करना है, एक जलते हुए बल्ब को उस शीट के द्वारा देखना है. मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन. और आपको अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन करना है. नाउ पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर. अब आपको क्या करना है, तेल की कुछ बूंदें लेनी है और उसको शीट के ऊपर फैलाना है. लुक अगेन टुवर्ड्स द लाइटेड बल्ब थ्रू दैट पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज बीन स्प्रेड. अब आपको उस तेल की जो बूंद जहाँ जहाँ पे गिरी थी, अब आप उस बूंद के द्वारा, मतलब उस जगह से ही आपको दोबारा से उस जलते हुए बल्ब को देखना है. डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर. तो आप क्या देखते हैं, क्या बल्ब आपको और अच्छे और क्लियर दिखाई दे रहा है पहले के मुकाबले में. बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर. क्या आप उस तेलीय पेपर से ज़्यादा अच्छा देख सकते हैं या फिर पहले जो पेपर था सिंपल बिना ऑयल के उससे आप देख पा रहे थे. इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल. क्या आपको दूसरी साइड का, जो पेपर के दूसरी तरफ की जो चीज़ें हैं, क्या सभी चीज़ें आपको अच्छे से विजिबल हो रही है, दिखाई दे रही है? परहैप्स नॉट, शायद नहीं, ऐसा नहीं होगा. द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स. वो वस्तुएं जिनके आर पार देखा जा सकता है लेकिन पूरे तरीके से क्लियरली नहीं देखा जा सकता है, ऐसी वस्तुओं को ट्रांसलूसेंट कहा जाता है. हिंदी में इसे पारभासी कहते हैं.
रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ फैट्स। इसी तरीके से हम तेलीय जो पैच धब्बे पड़ते हैं कागज़ के ऊपर, उससे हम टेस्ट कर सकते हैं कि खाने के आइटम में फैट है कि नहीं है। दैट वॉज ट्रांसलूसेंट टू, वो भी ट्रांसलूसेंट होता है। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल? क्या आप कुछ और वस्तुओं के उदाहरण दे सकते हैं जो कि ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स हैं? वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। इस तरीके से हम 3 बेसिस पर और ग्रुपिंग कर सकते हैं, ओपेक के हिसाब से, ट्रांसपेरेंट के हिसाब से और ट्रांसलूसेंट के हिसाब से हम वस्तुओं को कैटेगराइज कर सकते हैं। पहली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ टॉर्च विद पाम और एट अ डार्क प्लेस। पहेली सजेस्ट करती है कि आपको क्या करना है, टॉर्च का जो ग्लास है उसको अपने हथेली से कवर करना है एक अंधेरी वाली जगह पर। स्विच ऑन द टॉर्च, अब आप क्या कीजिए, टॉर्च को जला दीजिए। एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम, अब आप अपनी हथेली का दूसरा साइड देखिए। शी वॉन्ट्स टू नो वेदर द पाम ऑफ योर हैंड इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। ऐसा वो इसलिए करती है, वो देखना चाहती है कि आपकी जो हथेली है वो ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है और ट्रांसलूसेंट है। यू कैन ऑल्सो ट्राई स्टूडेंट्स एट होम दिस एक्टिविटी so that you can learn whether the opaque material is which type, transparent or translucent is which type. We learn that materials differ in their appearance. तो इस तरीके से हमने देखा कि जो पदार्थ होते हैं, वस्तुएं होती हैं, वो दिखावट में भी अलग होती है, एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड्स, और वो किस तरीके से पानी में घुलती हैं, नहीं घुलती हैं, या फिर किसी दूसरे लिक्विड में घुल रही हैं और नहीं घुल रही हैं। इस तरीके से हम लोग वस्तुओं को अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं। दे में फ्लोट और सिंक इन वाटर, पानी में डूब जा रही हैं या तैर रही हैं, ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है, ट्रांसलूसेंट है। बहुत सारी कैटेगरीज के हिसाब से हम लोग वस्तुओं को ग्रुपिंग कर सकते हैं। Materials can be grouped on the basis of similarities or dissimilarities in their properties. उनके गुणों के आधार पर भी हम, जैसे कुछ मटेरियल्स में सेम चीज़ गुण होते हैं, कुछ मटेरियल्स में डिफरेंसेस भी होते हैं, तो डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ के हिसाब से भी हम वस्तुओं को ग्रुपिंग कर सकते हैं। Why do we need to group materials? तो ऐसा करना हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्यों हमें ग्रुपिंग करनी चाहिए, समूह में क्यों डालना चाहिए वस्तुओं को? इन एवरीडे लाइफ, रोज की दिनचर्या में, वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस, हम अपनी सुविधा के अनुसार भी वस्तुओं को ग्रुपिंग कर देते हैं। एट होम, जैसे कि घर पे, वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर। हम अपने घरों में भी देखते हैं ना, एक जैसे आइटम्स हम एक जैसी जगहों पर रखते हैं। सच अ अरेंजमेंट हेल्प्स अस टू लोकेट देम इजीली, ताकि हम जब भी हमें उन चीज़ों की ज़रूरत हो आसानी से हम लोग उन्हें ढूंढ पाएं। सिमिलरली, इसी प्रकार अ ग्रोसर यूजुअली कीप्स ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट्स एट वन कॉर्नर ऑफ हिज शॉप। जैसे कोई भी दुकानदार होता है, वो क्या करता है, सभी बिस्किट्स जो होते हैं उनको दुकान के किसी एक कॉर्नर में रखता है ताकि वो आसानी से लोकेट कर सके। ऐसे ही साबुन जो है उसको अलग कबर्ड में रखता है, जो अनाज होते हैं, दालें होती हैं, उन सबको अलग उसमें स्टोर करके वो रखता है ताकि वो जब भी कस्टमर आए उनको आसानी से लोकेट करके वो दे सके। देयर इज अनदर रीज़न, एक और कारण है, वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल, क्यों हमें इस तरह की ग्रुपिंग जो होती है वो लाभदायक होती है, क्यों हमें ग्रुपिंग करना चाहिए। डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप्स मेक इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न्स इन दीज प्रॉपर्टीज। अगर हम वस्तुओं को ग्रुपिंग कर देंगे तो हम उनके गुणों के बारे में अच्छे से जान पाएंगे और उनकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ पाएंगे। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस। अब हम इस चैप्टर के बारे में, वस्तुओं के और गुणों के बारे में, सिमिलैरिटीज़ के बारे में, डिफरेंसेस के बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर ओवर होता है कि हमें मटेरियल्स को क्यों ग्रुप में डालना चाहिए, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। आई होप आप सभी बच्चों को चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, आप लोग इस वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिएगा और अच्छे से समझिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।